नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी उत्तराखंड में पीएम मोदी के विरोध की, यूपी में बनने वाले महागठबंधन की। जानेंगे शिवपाल को लेकर क्या कहा अखिलेश यादव ने। गोवा विधानसभा चुनावों के लिए टीएमसी ने कांग्रेस को क्या दिया ऑफर। बात करेंगे प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच बढ़ती नजदीकी की, केंद्र की नीति पर राहुल गांधी के तंज की, और बुलेटिन के आखिर में बात उपचुनावों के परिणाम पर दिखे किसानों के गुस्से के असर की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उपचुनावों के परिणामों को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का बीजेपी पर तंज। देश में चल रही है मोदी विरोध की हवा। उपचुनावों में बीजेपी को 7 और कांग्रेस को मिली 8 सीटें। बीजेपी पर भारी पड़ी कांग्रेस। जमानत आदेश के क्रियान्वयन पर देरी को लेकर जेल अधिकारियों से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जताई नाराजगी। बताया बहुत बड़ी कमी, जमानत मिलने के बाद भी विचाराधीन कैदी को जेल में रखना उसकी स्वतंत्रता को करती है प्रभावित। महंगाई और सरकारी कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ केंद्रीय कर्मचारियों में बढ़ रहा है गुस्सा। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने किया ऐलान, अगले साल संसद के बजट सत्र के दौरान 2 दिन की हड़ताल पर रहेंगे केंद्रीय कर्मचारी। दिवाली से एक दिन पहले भी शेयर बाजार में दिखी गिरावट। सेंसेक्स 257 अंकों की गिरावट के साथ 59,772 पर हुआ बंद। निफ्टी 60 अंकों की गिरावट के साथ 17,829 पर पहुंचा। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। केंद्र सरकार से जनता की नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसका छोटा सा नमूना अभी उपचुनावों में देखने को मिला। उपचुनावों के नतीजों के मुताबिक देश में अब बीजेपी कमजोर होती दिख रही है। वहीं अब इन नतीजों के चलते आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। उसी के चलते अब उत्तराखंड में जनता को लुभाने के लिए पीएम मोदी केदारनाथ के दौरे के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि 2-2.5 महीने में ही उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन मोदी के दौरे का उत्तराखंड में विरोध शुरू हो गया है। आखिर क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। 3 महीने बाद देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनमें से एक उत्तराखंड भी है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, यानी बीजेपी को उत्तराखंड में हार का डर भी लग रहा है। इसीलिए बीजेपी ने खुद को मजबूत करने के लिए वहां पर 3 बार सीएम बदला, लेकिन उसका कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि राज्य में बीजेपी का विरोध शुरू हो गया है। और विरोध करने वाला कोई और नहीं बल्कि वहां के पुरोहित यानी मंदिर के पुजारी ही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे, लेकिन उनके इस दौरे का विरोध शुरू हो गया है, जिसके बाद बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुरोहितों को मनाने केदारनाथ धाम पहुंचे। बताया जा रहा है कि सीएम धामी ने काफी देर बंद कमरे में पुरोहितों के साथ चर्चा की। आपको बता दें कि 2 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का केदारनाथ में जमकर विरोध हुआ था। इसके बाद पुरोहितों ने पीएम मोदी के दौरे का भी विरोध करने का फैसला लिया था। तब से ही उत्तराखंड सरकार सकते में है। इस विरोध का कारण है देवस्थानम बोर्ड, जिसका गठन जनवरी 2020 में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने किया था। इसके साथ ही 4 धाम समेत 51 अन्य मंदिरों का नियंत्रण राज्य सरकार के पास आ गया था। उत्तराखंड में केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ 4 धाम हैं। तब से ही पुरोहित और पंडा समाज इस फैसले को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, जिस पर पुष्कर सिंह धामी ने फैसला लेने का आश्वासन तो दिया था, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं आया है, जिसके चलते पुजारियों का गुस्सा सरकार के खिलाफ बढ़ गया है। जाहिर सी बात है कि अगर जल्द ही इस मुश्किल का हल नहीं निकाला गया तो इस नाराजगी का असर विधानसभा चुनावों में जरूर दिखेगा, जिससे बीजेपी को काफी नुकसान हो सकता है। पीएम के उत्तराखंड दौरे से बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में पुरोहितों का विरोध बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाता दिख रहा है। उत्तराखंड से ज्यादा बड़ी मुश्किल बीजेपी के सामने यूपी में आती दिख रही है। यहां कांग्रेस महागठबंधन तैयार करने में जुटी है, तो कैसे यूपी में बीजेपी के खिलाफ बनेगा महागठबंधन, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और रालोद प्रमुख चौधरी जयंत सिंह की मुलाकात के बाद प्रदेश में सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है। चर्चा है कि जयंत को कांग्रेस की तरफ से पश्चिमी यूपी में तकरीबन 50 सीटें, पंजाब विधानसभा चुनाव में सीटें देने और राज्यसभा भेजने का ऑफर दिया गया है, जबकि समाजवादी पार्टी RLD को 20 सीटें दे रही है और मुजफ्फरनगर को खुद के हिस्से में डाल रही है, जो RLD को रास नहीं आ रहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा था कि उनका रालोद के साथ मजबूत गठबंधन है, बस सीटों का बंटवारा होना है। ठीक यही बात रविवार दोपहर रालोद प्रमुख चौधरी जयंत ने भी लखनऊ में प्रेस वार्ता में कही थी, लेकिन शाम को कुछ और ही सियासी सीन नजर आने लगा।
चर्चा है कि कांग्रेस ने इस मुलाकात में जयंत को नया ऑफर दिया है। यूपी के साथ बीजेपी में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कहा गया है कि रालोद को पंजाब में कांग्रेस कुछ मजबूत सीटें देगी। किसान आंदोलन के बाद रालोद को भी यह विकल्प अच्छा दिख रहा है। इसके अलावा जयंत को छत्तीसगढ़ या पंजाब से राज्यसभा भेजने का ऑफर भी कांग्रेस की ओर से दिया गया है। इतना ही नहीं, भविष्य में हरियाणा में मिलकर नए समीकरण बनाने की बात रखी गई है। जयंत ने इस मामले में पार्टी के अंदर चर्चा की बात प्रियंका गांधी से कही है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि जयंत कांग्रेस के साथ जाने का मन बना रहे हैं। कांग्रेस ने जयंत के साथ ही बीएसपी के साथ भी संपर्क साधा है। गणित यह तैयार किया जा रहा है कि बीएसपी, रालोद और कांग्रेस अगर साथ आए तो भाजपा विरोधी वोट बैंक को एकजुट किया जा सकता है। शुरुआत में बीएसपी कांग्रेस से गठबंधन को तैयार नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से बीएसपी के कई नेता पार्टी छोड़ गए हैं, उसके बाद मायावती को भी अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कांग्रेस के गठबंधन की अभी चर्चा शुरू ही हुई तो इसका असर बीजेपी और सपा पर भी दिखाई देने लगा है। सपा ने ओपी राजभर के सहारे मुख्तार को अपने पाले में लाने की कोशिश शुरू की है। इसके साथ अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। क्या कहा है अखिलेश ने, देखिए ये रिपोर्ट। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हर साल की तरह इस बार भी दिवाली का त्योहार मनाने अपने गांव सेफई पहुंचे हैं। दिवाली के पहले अखिलेश ने चाचा शिवपाल को बड़ा तोहफा दिया है। पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश ने कहा कि 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी छोटे और क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करेगी, जिसमें शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी शामिल होगी। अखिलेश ने कहा कि चाचा का पूरा सम्मान होगा और ज्यादा सम्मान करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। इस बीच शिवपाल यादव भी साफ कर चुके हैं कि वो अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए अखिलेश को ये वादा करना होगा कि उनके साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं को भी पूरा सम्मान मिलेगा। ऐसा लग रहा था कि शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश से गठबंधन पर हरी झंडी का मिलने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर आखिरकार अखिलेश ने अपने चाचा से गठबंधन को लेकर ऐलान कर ही दिया। अखिलेश ने शिवपाल के सामने गठबंधन और विलय दोनों का ही प्रस्ताव रख दिया है। शिवपाल क्या फैसला लेते हैं ये जल्द ही साफ हो जाएगा, क्योंकि 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है और ये साफ है कि इसी दिन प्रसपा और सपा के बीच डील का ऐलान हो जाएगा। इस बीच छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन को लेकर अखिलेश ने कहा कि कई दल समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं। हाल ही में ओम प्रकाश राजभर ने सपा से जुड़ने पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम मऊ में किया है, तो अब सपा का कुनवा न केवल बढ़ रहा है बल्कि पुरानी दरारें भी भरी जा रही हैं। देखना होगा कि चुनाव में सपा को इसका कितना फायदा मिलता है। यूपी में चाचा भतीजा एक होते दिख रहे हैं। शिवपाल यादव की ओर से तो ये कोशिशें पहले से की जा रही थी, लेकिन अब अखिलेश ने भी चाचा के साथ गठबंधन की बात कह दी है। यूपी में तो तेजी से नए नए गठबंधन बन रहे हैं, तो दूसरी ओर गोवा में दो दलों के बीच बातचीत शुरू होती है, लेकिन गठबंधन की चर्चा बीच में अधूरी रह जाती है। अब टीएमसी की ओर से कांग्रेस को गठबंधन का प्रस्ताव दिया गया है, तो अचानक कांग्रेस के प्रति क्यों नरम पड़ी टीएमसी, देखिए ये रिपोर्ट। टीएमसी और कांग्रेस खुलकर एक दूसरे पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगाते रहे हैं। गोवा में इस वक्त दोनों पार्टियों की सियासी चाल एक दूसरे की काट करने में लगी है, लेकिन इन सब के बीच टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने एक हैरान करने वाला बयान दिया। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। हम विपक्ष में समान भागीदार हैं। बात करने की बजाय आइए इस पर हम एक साथ काम करें। हमें आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा एकमात्र लक्ष्य भाजपा को हराना है। टीएमसी की ओर से ये प्रतिक्रिया ऐसे वक्त पर आई है जब दोनों पार्टियों के बीच लगातार एक दूसरे के खिलाफ जुबानी लड़ाई जारी है। टीएमसी का कहना है कि भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों को एक साथ लाने के लिए टीएमसी अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं कर सकती। ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर राय ने कहा कि सभी विपक्षी दलों के साथ गठबंधन करने का प्रस्ताव टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने ही दिया था, जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य नेताओं से भी मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि हमने 6 महीने लंबा इंतजार किया, लेकिन किसी भी तरह से कोई प्रतिक्रिया या पहल नहीं हुई। इसलिए हम आगे बढ़ गए और हमने अपने आधार का विस्तार करने का फैसला लिया। शायद कांग्रेस अपने आंतरिक मुद्दों में बहुत व्यस्त है। अब देखना होगा कांग्रेस क्या इस प्रस्ताव पर कोई विचार करती है या नहीं। गोवा में टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर बयान भले ही टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने दिया हो, लेकिन इसके पीछे काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच भी बातचीत चल रही है, लेकिन ये बातचीत गोवा के लिए नहीं हो रही, बल्कि कांग्रेस प्रशांत किशोर की मदद पंजाब में ले रही है। और कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को भी पीके से चर्चा करने के लिए कह दिया है। पंजाब पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है, कभी किसानों के प्रदर्शन की वजह से, कभी
कभी कांग्रेस के आपसी झगड़े के चलते तो कभी अमरिंदर सिंह की नई पार्टी की वजह से। लेकिन अब चर्चा हो रही है पंजाब में फिर से चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के आने पर। वही प्रशांत किशोर जो इस वक्त टीएमसी के साथ हैं, मगर अब कांग्रेस के साथ हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस में कई महीनों से चले आ रहे घमासान और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने जीत सुनिश्चित करने के लिए फिर से प्रशांत किशोर को जोड़ने का मन बनाया है। खुद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस बात की पुष्टि की है कि आलाकमान से उन्हें प्रशांत किशोर से चुनावी रणनीति साझा करने की हरी झंडी मिली है। अगर प्रशांत किशोर पंजाब में कांग्रेस के लिए फिर से चुनावी रणनीति बनाने को तैयार होते हैं तो एक तरह से चुनावी रणनीतिकार के रूप में उनकी वापसी होगी, क्योंकि कुछ महीने पहले ही उन्होंने इस पारी से विराम लेने का ऐलान किया था। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने उन्हें प्रशांत किशोर से आगामी चुनाव के मद्देनजर रणनीति साझा करने की सलाह दी है। बताया जा रहा है कि इस फैसले पर खुद कांग्रेस आलाकमान की मुहर लगी है। बता दें कि आंतरिक कलह से जूझ रही कांग्रेस के सामने अगले साल चुनाव में जीत हासिल करना इसीलिए भी बड़ी चुनौती है क्योंकि पहले भाजपा केवल विरोध में थी, मगर अब कैप्टन के आने से भी सियासी समीकरण बदलता दिख रहा है। प्रशांत किशोर को चुनावी रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस से जोड़ने की वजह है बीता विधानसभा चुनाव। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने ही कांग्रेस की रणनीति तैयार की थी और पार्टी के साथ मिलकर काम किया था। इसका नतीजा ये हुआ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस जीत हासिल करने में कामयाब हुई। 2017 के विधानसभा चुनाव में 117 में से 78 सीटें जीतकर कांग्रेस ने 10 साल बाद पंजाब की सत्ता में वापसी की थी, मगर अब कैप्टन कांग्रेस से अलग हो गए हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए मददगार साबित होंगे या फिर कैप्टन का साथ देंगे। पीके एक बार फिर कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति बनाने को तैयार हो गए हैं। पीके पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को विपक्षी दलों के दाव से बचाने की रणनीति बनाने में मदद करेंगे। तो केंद्र में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बना रहे हैं। अब राहुल ने महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। फेस्टिव सीजन में लोग नए काम की शुरुआत करते हैं, नई खरीदारी करते हैं, लेकिन इस बार महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। चीजें खरीदना तो दूर, जनता को खाने के सामान के लिए भी सोचना पड़ रहा है, क्योंकि सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ईंधन की बढ़ती कीमतों ने भी जनता का तेल निकाला हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर अब तक काबू नहीं पाया गया है। हर रोज पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। हर दिन 30 से 35 पैसे पेट्रोल और डीजल पर बढ़ रहे हैं, जिससे बाजारों में त्योहारों में दिखने वाली रौनक भी कम हो गई है। अब इसी के बीच विपक्ष ने एक बार फिर सरकार को घेरा है और राहुल गांधी ने देश में बढ़ती महंगाई पर चिंता जताई है, साथ ही इसका जिम्मेदार सरकार को ठहराया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, दिवाली है, महंगाई चरम पर है, व्यंग की बात नहीं है, काश मोदी सरकार के पास जनता के लिए एक संवेदनशील दिल होता। अपने ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कठोर और निर्दयी सरकार का दर्जा दे दिया है। इससे पहले भी विपक्ष कई बार बढ़ती महंगाई पर सरकार को घेरता आया है और जनता भी परेशान है। बावजूद इसके सरकारी तंत्र इन बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि सरकार अपना बजट संभालने में लगी हुई है और इसके लिए सरकार ने लोगों के घर का बजट बिगाड़ दिया है। अब देखना होगा कि सरकार को कब देश की जनता का ख्याल आता है और महंगाई पर कुछ लगाम लगाती है। और बुलेटिन के आखिर में बात किसानों की। कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, लेकिन सरकार की नजरअंदाजी से किसान नाराज है, जिसके लिए किसानों ने ठान लिया है कि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे और किसानों की इस कसम का असर उपचुनाव में भी दिखाई दिया। हरियाणा में ऐलनाबाद सीट पर अभय सिंह चौटाला की जीत हो या फिर राजस्थान और हिमाचल में बीजेपी की बड़ी हार, इसके पीछे किसानों के गुस्से को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। अब इसे लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आया है, तो क्या बोले राकेश टिकैत, देखिए ये रिपोर्ट। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। उपचुनावों के नतीजे के मुताबिक बीजेपी कमजोर होती दिखी तो वही कांग्रेस मजबूत होती दिखी है। खासकर अगर बात करें हरियाणा में ऐलनाबाद सीट की, तो किसानों ने अभय सिंह चौटाला को खुला समर्थन किया था और नतीजों के मुताबिक अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी को पछाड़ दिया। आपको बता दें कि अभय सिंह चौटाला ने किसानों के लिए ही अपनी सीट से इस्तीफा दिया था और इसका फायदा उन्हें उपचुनाव में मिला भी और उन्होंने आसानी से ऐलनाबाद सीट से जीत हासिल कर ली। अब उपचुनाव के नतीजों की ओर इशारा करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर भाजपा पर तंज कसा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने उपचुनाव के नतीजों पर भाजपा को घेरते हुए लिखा, किसानों द्वारा तैयार की गई दवाई का असर भाजपा पर पूरी तरह से हो रहा है। समय जरूर लेगा, लेकिन 2022 तक स्वास्थ्य लाभ होगा।
टिकैत के ट्वीट से साफ है कि बीजेपी की कमजोर होती स्थिति का कारण किसान ही हैं। राकेश टिकैत अक्सर ही सरकार को घेरते नजर आते हैं। इससे पहले भी अमरोहा में हुई महापंचायत में राकेश टिकैत ने चुनावों को लेकर सरकार पर तंज कसा था। राकेश टिकैत हर मुद्दे पर मुखरता से सरकार का विरोध करते नजर आते हैं, जिसका मुख्य कारण है कृषि कानून, जिन्हें रद्द करने को सरकार राजी नहीं है। लेकिन किसानों ने भी अब मोदी सरकार के खिलाफ अपने हौसले बुलंद कर लिए हैं और सरकार विरोधी माहौल बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन सरकार पर इसका असर कब पड़ेगा, ये समझ से परे है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।